बाकी सभी लोग आ गए हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फटाफट हम लोग बिना वक्त जाया किए हुए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, सभी को गुड इवनिंग। चलिए तो देखते हैं हम लोग, बात करते हैं एंजाइम इनहिबिशन की। एंजाइम इनहिबिशन, एंजाइम इनहिबिशन। एंजाइम इनहिबिशन की बात करेंगे तो हम बोलेंगे कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो क्या करते हैं, एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देते हैं। तो जो इनहिबिट कर रहा है उसको हम बोलते हैं इनहिबिटर, और जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं इनहिबिशन। ठीक है, तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे सिंपल लैंग्वेज में कि सम केमिकल्स आर, सम केमिकल suppress the activity of the activity of the activity of enzyme known as known as known as inhibitor, and process known as inhibition। क्या बेटा म्यूट, क्या बात, म्यूट रखिए ना। इनहिबिशन, तो कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो सप्रेस करते हैं एक्टिविटी ऑफ एंजाइम को, तो उसको हम बोलते हैं इनहिबिटर, और जो प्रोसेस उसको हम क्या बोलते हैं, इनहिबिशन। सिंपल सा है। अब बात आती है कि एंजाइम इनहिबिशन होता कितने टाइप का है, तो हेडिंग डालेंगे हम लोग टाइप्स। तो टाइप्स में बेटा हम लोग पहला पढ़ते हैं यहाँ पर, एंजाइम का इनहिबिशन जो होता है उसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव। स्क्रीन शो नहीं हो रहा है, बाकी लोगों को शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस सर हो रहा है। यस सर हो रही है। अनु बेटा आपका नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम होगा, फिर से ज्वाइन करो, आप हो जाएगा। तो पहला हम बोलेंगे कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, या इसी को हम बोलते हैं रिवर्सिबल। ठीक है, कैसे बोलते हैं, रिवर्सिबल। तो पहला है हमारा कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन या इरिवर्सिबल इनहिबिशन, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और दूसरा हमारा जो है वो है नॉन कॉम्पिटिटिव। दूसरा कौन सा है, नॉन कॉम्पिटिटिव। तो दो हो गया, एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन और दूसरा कैसा होगा, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग यहां पर कहानी क्या है। सबसे पहले कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की बात करें, ठीक है, उसके बाद हम लोग नॉन कॉम्पिटिटिव की तरफ बढ़ेंगे। तो सब बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ये क्वेश्चन बहुत मतलब मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पर पूछा ही जाएगा आपसे। ठीक है, तो देखते हैं पहला हमारा जो है उसकी बात करते हैं। पहले वाला जो है वो कौन सा है, कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव, या आप इसको बोलोगे दैट इज नोन एज रिवर्सिबल। कॉम्पिटिटिव या रिवर्सिबल, कॉम्पिटिटिव या रिवर्सिबल। देखिए कॉम्पिटिटिव या रिवर्सिबल की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए, ये हमने मान लिया कोई एंजाइम है, ये एंजाइम, एंजाइम को हम ई से रिप्रेजेंट कर देंगे, ये हमारा एंजाइम है। अब देखिए इस एंजाइम के पास में एक साइट होती है बेटा, जिसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज, इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज एक्टिव साइट।
एक्टिव साइट। तो एक्टिव साइट कुछ नहीं, यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक टाइप के अमाइनो एसिड्स होंगे जो कि बॉन्ड बनाएंगे सबस्ट्रेट के साथ में, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बोला ये एंजाइम है और एंजाइम के पास में क्या है, एक्टिव साइट्स प्रेजेंट है। एंजाइम्स के पास में क्या है, एक्टिव साइट्स प्रेजेंट है। अब देखिए यहाँ पर होगा क्या, इनहिबिटर है ये, मान लीजिए इनहिबिटर को आई से हम दिखा देंगे और आप बोलोगे इसका एनालॉगस स्ट्रक्चर होगा, या ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ पर सबस्ट्रेट का एनालॉगस स्ट्रक्चर होगा इनहिबिटर, ठीक है। सबस्ट्रेट का एनालॉगस स्ट्रक्चर क्या होगा, इनहिबिटर। ये जो होगा केमिकली अगर आप बात करोगे, केमिकली अगर बात करोगे आप, तो ये बेटा क्या होगा, केमिकली तो कैसा है, डिफरेंट, बट आप बोलोगे फंक्शन इसका क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। केमिकली डिफरेंट है लेकिन फंक्शन क्या हो जाएगा, इसका सेम हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर आप बोलोगे या तो इनहिबिटर आके जुड़ेगा या तो सबस्ट्रेट आके जुड़ेगा। एक यूजुअल प्रोसेस में क्या होता है, नॉर्मल जो एक नॉर्मल प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है, आपका सबस्ट्रेट आके बाइंड करता है इससे, और बाइंड करने के बाद ये क्या कर लेता है, ईएस कॉम्प्लेक्स बना लेगा। तो कुछ इस तरीके का आपका ईएस कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ऐसे मैं बना दे रहा हूं यहाँ पर, ये हमारा एंजाइम और इसके साथ में आके सबस्ट्रेट बाइंड कर गया। सबस्ट्रेट हमने मान लिया ये है, ये सबस्ट्रेट बाइंड कर लिया, ये एस हो गया, ठीक है, एक्टिव साइट से। तो यहाँ पर एंजाइम सबस्ट्रेट यानी ईएस कॉम्प्लेक्स बन जाता है, ट्रांजिशनल, ठीक है। और इसके बाद में आगे आप देखोगे इसमें क्या होगा, तो एंजाइम फ्री हो जाएगा जो कि रीयूजेबल है, एंजाइम फ्री हो गया आपका फिर से। और एंजाइम के साथ साथ में आप बोलोगे और क्या बनेगा, प्लस बन जाएगा प्रोडक्ट। तो हमने मान लिया यहाँ पर कोई प्रोडक्ट पी बन गया, ये प्रोडक्ट पी बन गया, तो एंजाइम फ्री हो गया, ये रीयूज कर लिया जाएगा और ये प्रोडक्ट बन गया हमको जो चाहिए था, ठीक है, क्लियर है। तो ये तो एक नॉर्मल प्रोसेस है, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए क्या होगा, मान लीजिए वो कोई रिएक्शन हो रही, उसमें हमने क्या किया, जो है इनहिबिटर डाल दिया सबस्ट्रेट का। अब इनहिबिटर का कंसंट्रेशन ज्यादा, तो इनहिबिटर आके बाइंड करेगा, सबस्ट्रेट बाइंड कर नहीं पाएगा। सबस्ट्रेट वाली टीम में मान लो ये ए टीम है, ये बी टीम है, सबस्ट्रेट मान लो 2 है मॉलिक्यूल और इनहिबिटर के 500 मॉलिक्यूल हैं, तो बाइंड कौन करेगा, ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसका रहेगा, इनहिबिटर का बाइंड करने का रहेगा। तो यहां पर क्या होगा, देखिए अगर मान लीजिए इनहिबिटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है और सबस्ट्रेट की जगह पे बाइंड करके, कॉम्पिटिटिव का मतलब ही हुआ कंपटीशन, एक चेयर का एक्टिव साइट के बाइंडिंग के लिए कंपटीशन है। तो यहाँ पर आप बोलोगे ये क्या होगा आपका, आप बोलोगे ये बाइंड कर लेगा, और अगर इनहिबिटर बाइंड कर गया तो हमारा कॉम्प्लेक्स जो बच्चों बन जाएगा वो कौन सा बन जाएगा, तो देखिए ये आपका एंजाइम हो गया, इसे हम डिनोट कर देंगे, और इसके साथ में आपका जो दूसरा पार्ट है वो बाइंड कर जाएगा, क्योंकि सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन कम है इसलिए इनहिबिटर बाइंड करेगा, और उसको हम किससे दिखाएंगे, ईआई से। तो यहाँ पर हमारा जो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ईआई कॉम्प्लेक्स। क्या प्रोडक्ट बनेगा, नहीं बनेगा। क्या रिएक्शन आगे फिजिबल है, नहीं रिएक्शन। तो यहाँ पर आप बोलोगे ये कुछ बना पाएगा, कुछ नहीं बनाएगा, जबकि यहाँ पर आप देखिए ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन बना। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन से आपने क्या समझा, रिवर्सिबल या कॉम्पिटिटिव से हमने क्या सीखा कि सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के एनालॉगस केमिकल मॉलिक्यूल होते हैं जिनको हम इनहिबिटर बोलते हैं, वहां पर केमिकली वो डिफरेंट होंगे लेकिन फंक्शनली अगर आप देखोगे तो सेम है, यानी कि वो भी एक्टिव साइट से जाके बाइंड करेंगे। एंजाइम अगर सबस्ट्रेट से बाइंड कर रहा है तो ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और रिएक्शन जैसे होगा वैसे ही आप बोलोगे प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट अलग हो जाएगा और एंजाइम अलग। इसके बाद इनहिबिटर अगर एंजाइम से बाइंड करेगा तो इनहिबिटर एंजाइम से बाइंड करने के बाद आप बोलोगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो है एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, और एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बनने के बाद में आप देखोगे कोई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। बात समझ में आई? तो ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन किसके बीच में है, इनहिबिटर और सबस्ट्रेट के बीच में। और इनहिबिटर और सबस्ट्रेट की एक बेसिक बात क्या है कि दोनों के लिए चेयर एक ही है, एक ही चेयर पे जाके दोनों को बैठना है, तो बैठेगा तो एक ही, और कौन बैठेगा चेयर पे, जिसका नंबर ज्यादा होगा, और नंबर किसका ज्यादा है,
तो आप बोलोगे इनहिबिटर का, तो इनहिबिटर बाइंड करेगा। सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल कन्वर्टर है तो सबस्ट्रेट बाइंड करेगा। समझ में आई? अब अगर हम यहाँ पर एक बात और लिखे दे रहे हैं, अगर हम इंक्रीज कर दें, यही बात जो मैं बोल रहा हूँ इसको मैं अब लाइन में लिखे रहा हूँ, अगर सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन हम बहुत बढ़ा दें, इंक्रीजेस द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ा दें, तो यहाँ पर क्या होगा, ये रिमूव कर देगा किसको, इनहिबिटर को। इनहिबिटर क्या होगा, रिमूव कर दिया जाएगा एंड रिएक्शन टेक्स प्लेस। एंड रिएक्शन टेक्स प्लेस, तो ये कहानी हो जाएगी आपकी इसके केस में, कॉम्पिटिटिव या रिवर्सिबल इनहिबिशन के केस। गॉट इट? सभी को क्लियर है बच्चों? यस सर। चलिए बहुत अच्छी बात। अब हम थोड़ा इसको देखेंगे हम आगे। अब सर जो है यहाँ जब पर सबस्ट्रेट सर एंजाइम से लगता है तो सर कोई एनर्जी भी चाहिए होती है? एनर्जी, बिल्कुल एनर्जी थोड़ा बहुत लगेगा ना, एनर्जी के बिना कैसे काम चलेगा। एनर्जी तो मेटाबॉलिक प्रोसेस होती रहेंगी। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि कुछ एग्जाम्पल दिए हुए एनसीईआरटी में जो कि खूब पूछे जाते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल देखिए आप, कॉम्पिटिटिव, ठीक है। एक सबस्ट्रेट होता है, सबस्ट्रेट, उसको हम बोलते हैं सक्सिनिक एसिड। क्या बोलते हैं? सक्सिनिक एसिड। और सक्सिनिक एसिड बेटा आप बोलोगे कहां मिलता है, तो आप बोलोगे क्रेब्स साइकिल में बनता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो सक्सिनिक एसिड हमारा ये क्या हो गया, सबस्ट्रेट हो गया, ठीक है। सक्सिनिक एसिड से आप देखोगे क्या बनता है, तो आप बोलोगे सक्सिनिक एसिड फॉर्म्स, ऐसे में बनेगा। सक्सिनिक एसिड क्या बनाता है, तो आप बोलोगे ये बनाता है आपका, चेंज हो जाता है फ्यूमेरिक एसिड, इसमें चेंज होता है, फ्यूमेरिक एसिड में चेंज होता है, इसमें चेंज होता है। आई रिपीट इट अगेन, फ्यूमेरिक एसिड, ठीक है, इसमें चेंज होगा फ्यूमेरिक एसिड। और फ्यूमेरिक एसिड क्या है, प्रोडक्ट, ठीक है। अब इसका कोई एंजाइम भी चाहिए होगा हमको, तो एंजाइम इसके लिए जो लगता है उसका नाम है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज क्या है, एंजाइम। अब एंजाइम के पास एक्टिव साइट है, क्या हुआ देखिए, सबस्ट्रेट ये, एंजाइम ये, इस कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर प्रोडक्ट बन जाएगा, एंजाइम फ्री हो जाएगा। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है जो क्रेब्स साइकिल में पाया जाता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फ्यूमेरिक एसिड। अब देखिए क्या होगा, अगर इस सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज के साथ में सक्सिनिक एसिड जो सबस्ट्रेट है वो बाइंड ना करके हम कोई एनालॉगस अगर यहाँ पर केमिकल बाइंड करवा दें, तो आप बोलोगे इसका एनालॉगस कौन है, तो इसका एनालॉगस जो है वो आपका क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे मैलोनिक एसिड। क्या है, मैलोनिक एसिड, केमिकल है ये, ठीक है। अब अगर मैलोनिक एसिड का कंसंट्रेशन हम बहुत बढ़ा दें, यानी कि सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से ज्यादा किसको, सक्सिनिक एसिड के अगर मान लो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल हैं सक्सिनिक एसिड के, और आप बोलोगे मैलोनिक एसिड के 200 मॉलिक्यूल हैं, तो बाइंडिंग कैपेबिलिटी किसके पास ज्यादा, मैलोनिक एसिड के पास। तो ये मैलोनिक एसिड क्या है, तो आप बोलोगे ये एज अ इनहिबिटर यूज करते हैं। अब जैसे ये मैलोनिक एसिड हम डालेंगे, ये सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज के साथ में मिल जाएगा और इसके साथ बाइंड करके ये क्या बना देगा, EI कॉम्प्लेक्स। तो मैं बोल रहा था कि यहाँ पर मैलोनिक एसिड इनहिबिटर होगा, सक्सिनिक एसिड से बाइंड करेगा, यही कॉम्प्लेक्स बनेगा। क्या प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पर, बिल्कुल नहीं बनेगा।
कोई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर कंपटीशन किसके लिए हुआ? एक्टिव साइट के लिए कंपटीशन हुआ। जीता कौन? जिसका नंबर ज्यादा था, यानी कि कंसंट्रेशन ज्यादा था। तो एक तो ये एग्जांपल हो गया सक्सिनिक एसिड वाला, आपको बता दिया कि सक्सिनिक एसिड जो होता है वो सबस्ट्रेट है और उससे बनेगा प्रोडक्ट फ्यूमरिक एसिड और वो बनाएगा एंजाइम सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज। दूसरा मैंने बोला कि अगर हम इनहिबिटर डालते स्ट्रक्चर ऑफ सक्सिनिक एसिड इज मैलोनिक एसिड, सर आपकी वॉइस ब्रेक हो अगर रही है। ज्यादा हो। अच्छा बेटा, अच्छा अभी आ रही है? अभी वॉइस आ रही प्रॉपर? यस सर। आई रिपीटेड अगेन। मैंने बोला बेटा कि अगर हम सक्सिनिक एसिड जो कि सबस्ट्रेट है उसका एनालॉगस सिस्टम मैलोनिक एसिड हायर कंसंट्रेशन एसिड जो है वो सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज से बाइंड ना करेगा, आप बोलोगे मैलोनिक एसिड। और कॉम्प्लेक्स बन जाएगा कौन सा? तो आप बोलोगे ईआई कॉम्प्लेक्स। और ईआई कॉम्प्लेक्स से क्या बनेगा? तो आप बोलोगे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, आप ध्यान रखिएगा। एक तो ये एग्जांपल पूछता है। दूसरा एक एग्जांपल और है, उसको हम बोलते हैं पाबा। पाबा या इसको हम बोलते हैं पी एमाइनो बेंजोइक एसिड। दूसरा एग्जांपल मैं बताने जा रहा हूं, पहला तो मैंने बता दिया। दूसरे एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। एक एग्जांपल है आपका पी एमाइनो बेंजोइक एसिड। पी एमाइनो बेंजोइक एसिड या इसको हम बोलते हैं पाबा। पाबा जो है पी एमाइनो बेंजोइक एसिड, ये बेटा क्या है? सबस्ट्रेट है। इसको एस से हम दिखा देते हैं। यहाँ पर आप बोलोगे कुछ एंजाइम्स होते हैं बैक्टीरिया में और वो एंजाइम पाबा को सबस्ट्रेट को चेंज करवा देते हैं। किसमें? तो आप बोलोगे फोलिक एसिड में। इसमें चेंज करवाएंगे, फोलिक एसिड में चेंज करवाएंगे। ठीक है, किसमें चेंज करवाएंगे? फोलिक एसिड में चेंज करवाएंगे। और फोलिक एसिड जो है वो प्रोडक्ट है, आप बोलोगे इट इज इंपॉर्टेंट फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ। तो बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बैक्टीरिया का ग्रोथ होगा इसके थ्रू, आप बोलोगे जो आपका पाबा है वो कन्वर्ट हो जाएगा फोलिक एसिड। ठीक है, तो ये जरूरी। अब हम कुछ ऐसा करें, अगर बैक्टीरियल की ग्रोथ को रोकना है तो हम कुछ ऐसा करें कि पी एमाइनो बेंजोइक एसिड का जो सबस्ट्रेट है इसका एनालॉग हम डाल दें। और एनालॉग अगर डाल देंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि पाबा का कंपटीटर जो है आ गया। तो कंपटीटर कौन सा था यहाँ पर? तो हमने मान लिया यहाँ पर हमने सल्फा ड्रग डाल दी। तो केमिकल स्ट्रक्चर तो सेम ही है। तो सल्फा ड्रग जब हमने डाला तो हमने क्या देखा? इस एंजाइम से सल्फा ड्रग मिल गया। तो आप बोलोगे इनका कंसंट्रेशन ज्यादा सल्फा ड्रग का, अगर ज्यादा तो बाइंडिंग कैपेबिलिटी भी इनकी ज्यादा एंजाइम के साथ में। तो यहाँ पर क्या बन गया? ईआई कॉम्प्लेक्स। अब क्या फोलिक एसिड बनेगा? जी बिल्कुल नहीं बनेगा। तो आप बोलोगे अब यहाँ पर कोई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया सल्फा ड्रग। ठीक है, समझ में आया सभी को? शिल्पा, गुरप्रीत, सबको समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने एक एग्जांपल बता दिया आपको। सर ये सल्फर है या सल्फा? सल्फा ड्रग आता है बैक्टीरियल ग्रोथ को इनहिबिट करता है। ठीक है, अच्छा ये मैंने एक एग्जांपल बता दिया आपको अच्छे से। ठीक है, ये आपका कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का। ये ऐसे ही समझ लो, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का मतलब ऐसे ही समझ लो कि भाई एक बस है, बस में 10 सीटें हैं, 10 या 15। तो 15 सीटें हैं तो 15 को ही बिठा पाएगा, है ना? ऐसा नहीं 50 को बिठा लेगा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा हमारा जो था वो था नॉन कॉम्पिटिटिव। नॉन कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव। ठीक है,
अब यहाँ पर कोई कंपटीशन की भावना ही नहीं, कोई कंपटीशन नहीं। और नॉन कॉम्पिटिटिव में भी आप बोलोगे दो तरीके से, एक इसका है आपका नॉन कॉम्पिटिटिव इरिवर्सिबल, नॉन कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव इरिवर्सिबल। और दूसरा आप बोलोगे कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल। ठीक है, तो नॉन कॉम्पिटिटिव इरिवर्सिबल और कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल। ठीक है, तो यहां पर हम बोलेंगे नॉन कॉम्पिटिटिव इरिवर्सिबल और आप फिर बोलोगे नॉन कॉम्पिटिटिव सॉरी रिवर्सिबल। यहाँ पर n लिख लेना नॉन कॉम्पिटिटिव। ठीक है, नॉन कॉम्पिटिटिव इरिवर्सिबल। तो पहला हम देखते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इरिवर्सिबल। ठीक है, देखिए नॉन कॉम्पिटिटिव इरिवर्सिबल में हम बात करेंगे तो मान लिया हमने पहला ए वाला, उसको हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ये हमने माना कोई एंजाइम है हमारे पास, ये एंजाइम। ठीक है, अब यहाँ पर एंजाइम में कुछ साइट होती हैं अदर देन एक्टिव साइट, जैसे मान लो ये वाली साइट है, ये साइट। ठीक है, तो यहाँ पर एक्टिव साइट से बाइंड ही नहीं करता, सबस्ट्रेट को कहता भाई आओ तुम बाइंड करो एक्टिव साइट पे, हमको कोई दिक्कत नहीं, बाइंड करो आप, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम क्या करेंगे, इनहिबिटर कहता हम क्या करेंगे, हम कहते एक्टिव साइट पे नहीं बैठेंगे, हम तो जाके इस वाली साइट पे एडिशनल साइट जो है उस पे बाइंड कर जाएंगे। और इस पे अगर बाइंड कर गए तो हम ये वाला स्ट्रक्चर कंट्रोल करता है एक्टिव साइट को, तो इसके भी शेप को अल्टर कर देगा, तो सबस्ट्रेट बाइंड कर ही नहीं पाएगा। इसका वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल आप समझिए, देखिए इसका वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है साइनाइड। क्या है? साइनाइड। साइनाइड, तो साइनाइड जो है वो बाइंड करता है, बाइंड्स with the copper center of cytochrome A3। ठीक है, सेंटर ऑफ cytochrome A3 of cytochrome C oxidase, cytochrome C oxidase and inhibit the enzymes। ठीक है, तो साइनाइड यहाँ पर बाइंड कर रहा है, मान लो इनहिबिटर साइनाइड है, वो बाइंड कर रहा है CU सेंटर, कॉपर सेंटर ऑफ साइटोक्रोम A3 ऑफ साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। तो ये एंजाइम है तो साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, तो इसके इस वाले सेंटर से बाइंड कर रहा है ये, और बाइंड करके ये क्या कर रहा है, क्योंकि ये एक्टिव साइट का अल्टरेशन कर देता तो सबस्ट्रेट बाइंड कर ही नहीं पाएगा। बात समझ में आएगी नहीं? तो ऐसा जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, आपका नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ठीक है, और ये कैसा है, इरिवर्सिबल। ठीक है, एक बार बाइंड कर गया तो बाइंड कर गया। समझ में आई बात? अच्छा, एक चीज और मैं लिखे दे रहा हूं यहाँ पर एक्सप्लेनेशन, आप बोलोगे इनहिबिटर बाइंड्स विद द साइट other than its active site, ठीक है, तभी तो हम इसको बोल रहे हैं नॉन कॉम्पिटिटिव। एंड आप बोलोगे डिस्ट्रॉय the sulfur
the sulfur hydryl group of enzyme, ठीक है। तो इनहिबिटर बाइंड्स विद द साइट अदर देन इट्स एक्टिव साइट नॉन कॉम्पिटिटिव एंड डिस्ट्रॉय द सल्फा हाइड्रिल ग्रुप ऑफ एंजाइम। समझ में आई बात कि नहीं आई? मैंने बोला कि कुछ एंजाइम्स ऐसे भी होते हैं जिनके पास अदर देन एक्टिव साइट होती है। इनहिबिटर जो होता है वो कंपटीशन करने जाता है सबस्ट्रेट से, यानी कि जो है उससे बाइंड करने के लिए कोई कंपटीशन यहाँ पर नहीं है। कहता है जाओ भाई तुम बाइंड करो जाके। कैसे करोगे? हम क्या करेंगे, एक्टिव साइट के लिए सिस्टम को ही चेंज कर देंगे, उसकी शेप को ही चेंज कर देंगे, सबस्ट्रेट फिट ही नहीं हो पाएगा। तो ये क्या करता है, इनहिबिटर जो होता है वो एक्टिव साइट की शेप को ही चेंज कर देता है। तो वही मैंने बोला कि एक एग्जांपल मैंने बताया, साइनाइड जो होता है वो आप बोलोगे कॉपर सेंटर रहता है, उसके पास है साइटोक्रोम A3 एंड साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज में, और वो इनहिबिट करता है एंजाइम को। कैसे इनहिबिट करता है? तो इनहिबिटर यहाँ पर साइनाइड जो है वो आके बाइंड करेगा। जैसे वो बाइंड करेगा जो एक्टिव साइट है उनका स्ट्रक्चर चेंज कर देगा, जिसकी वजह से यहाँ पर सबस्ट्रेट जो होंगे वो मॉलिक्यूल आके बाइंड नहीं कर पाएंगे, और इस तरीके से आप बोलोगे एंजाइम का इनहिबिशन हो जाएगा। गॉट इट? तो ये कहानी आपकी थी जो है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ठीक है, समझ में आई बात? सर फिर तो वो मॉलिक्यूल बाइंड नहीं करेगा तो सर फिर उसकी कमी भी तो हो जाएगी। हाँ तो कमी हो ही जाएगी। ठीक है, ये ड्रग व्रग यूज करते हैं, जैसे मान लो इंसेक्ट को मारना है हमको तो साइनाइड टाइप का कुछ डाल दिए ऐसे करके, है ना, ये सब चीजें होती हैं। यस सर। चलो दूसरा बेटा हम देखो कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल। ठीक है, नॉन कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल। नॉन कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल। ठीक है, चलिए नॉन कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल की बात करेंगे तो कुछ एंजाइम्स हैं, आप ऐसे लिख लोगे, सम एंजाइम्स have allosteric site to control active site। ठीक है, एक्टिव साइट को कुछ कंट्रोल करने वाली अलग साइट होती हैं, उनको हम बोलते हैं एलोस्टेरिक साइट। ठीक है, दिस कंट्रोल is called modulation। ठीक है, कंट्रोल को हम क्या बोलते हैं, मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इनहिबिटर जो होता है वो रिवर्सिबली बाइंड करता है एलोस्टिक साइट्स। ठीक है, तो देखिए अगला पॉइंट हम लोग बोलेंगे यहाँ पर क्या है, इनहिबिटर binds reversibly with allosteric site bind with allosteric site and negatively change
negatively changed the conformation of active site. एक्टिव साइट, तो एक्टिव साइट का कॉन्फ़िगरेशन ही चेंज कर देगा, कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एक्टिव साइट, ठीक है, उसको ही चेंज कर देगा। अब उसको चेंज कर देगा तो वो बाइंड ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसका एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ, एक आपका PFK, ठीक है, इसको हम बोलते हैं पेसमेकर एंजाइम, या दूसरा नाम इसका फास्फोफ्रक्टोकाइनेस, ठीक है। तो ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। अब इस PFK वाले को थोड़ा देखिए क्या होगा इसमें। यहाँ पर होगा क्या, मान लीजिए कि आपका जो है, मान लीजिए कि एक जो है आपका एलोस्टिक साइट है किसी एंजाइम के पास में, हमने प्रपोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट किया जाता है किसमें, PFK के द्वारा किसमें कन्वर्ट किया जाता है, तो आप बोलोगे फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में इसको चेंज किया जाता है, PFK चेंज करता है, ठीक है। और किसकी प्रेजेंस में, तो आप बोलोगे ATP, और ये टूटता है तो आप बोलोगे ADP, यहां से एनर्जी मिलता है इसको, ठीक है। तो ये सिंपल एलोस्टिक मॉड्यूलेशन, कैसा है, सिंपल एलोस्टिक मॉड्यूलेशन। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा ATP जो होते हैं वही PFK की एक्टिविटी को बंद करवाते हैं, समझ आई बात। सर ये एक्स्ट्रा ATP जब हो जाएंगे सेल में, क्या होता है? मैंने बोला बेटा जैसे ये एंजाइम है, मान लो यहाँ पर जैसे ये एंजाइम, एलोस्टिक साइट का मतलब समझ लो, ये एंजाइम है, एंजाइम का ये एक्टिव साइट था, ये तो मैंने बताया था आपको, यहाँ पर आके सबस्ट्रेट बाइंड करता है, सबस्ट्रेट बाइंड करता है कि नहीं बाइंड करता है। और एक अदर देन जो एक्टिव साइट होता है इसको हम बोलते हैं एलोस्टिक साइट, एलोस्टिक साइट। और ये एलोस्टिक साइट करता क्या है, तो आप बोलोगे ये एलोस्टिक साइट मॉड्यूलेट करता है एक्टिविटी ऑफ एक्टिव साइट बाइंडिंग, वही सब एंजाइम्स हैव एलोस्टिक साइट टू कंट्रोल एक्टिव साइट, दिस कंट्रोल इज कॉल्ड द मॉड्यूलेशन। तो ये एलोस्टिक साइट कंट्रोल करता है किसको, एक्टिव साइट। अब हम कुछ ऐसा करें, अगर इस एक्टिव साइट को ही हम ब्लॉक करवा दें इनहिबिटर से, इनहिबिटर आके यहाँ नहीं बाइंड करेगा, कोई कंपटीशन नहीं, तभी तो इसको बोले नॉन कॉम्पिटिटिव। लेकिन हम अगर यहाँ पर कोई इनहिबिटर डाल दें जो एलोस्टिक साइट को ब्लॉक कर दे, तो जब इसको ब्लॉक कर देगा तो इसके कंट्रोल से बाहर निकल जाएगा, ये इसको चेंज ही नहीं कर पाएगा एक्टिव साइट के शेप को, और क्या होगा, अब बोलोगे एंजाइम काम करना बंद कर देगा। तो ये इनहिबिशन हो गया कि नहीं हो गया, बोलिए। आया समझ में? यस सर। तो ये हो गया आपका सिंपल एलोस्टिक मॉड्यूलेशन, ठीक है। तो ऐसे प्रोडक्ट इनहिबिशन होता है या रेट्रो इनहिबिशन भी बोलते हैं, वो इतना जरूरी नहीं है आपके लिए, इसीलिए आपके एनसीईआरटी में भी नहीं, इसीलिए उसको मैं छोड़े दे रहा हूँ, ठीक है। अब इसके बाद में हमारा नॉन कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिटिव हो गया कंप्लीट। अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे बेटा हम लोग देखेंगे आपका क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम। तो हेडिंग डाल लेंगे क्लासिफिकेशन एंड nomenclature of enzyme। तो nomenclature जो है क्लासिफिकेशन नॉमेनक्लेचर एंजाइम का, ये हमको देखना है। सबसे पहले अगर आप बात करोगे इसमें तो आप बोलोगे लगभग, बेटा माइक बंद कर लो, स्नेहा
तो यहाँ पर आप बोलोगे लगभग 1000 से ज्यादा एंजाइम्स जो हैं, more than 1000 enzymes have been discovered. एक 1000 से ज्यादा एंजाइम्स को डिस्कवर किया जा चुका है। अब क्लासिफिकेशन जो इनका होगा वो बेस्ड होगा ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन। तो क्लासिफिकेशन किस पे बेस्ड है? आप बोलोगे क्लासिफिकेशन किस पे है? on the basis of type of reaction। तो पहला हम क्लासिफिकेशन में देखते हैं। यहाँ पर आपका पहला एंजाइम का क्लास जो है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडो रिडक्टेज। ये ऑक्सीडो रिडक्टेज की बात करोगे आप, या डिहाइड्रोजिनेजेस बोलते हैं, डिहाइड्रोजिनेजेस। तो ऑक्सीडो रिडक्टेज या डिहाइड्रोजिनेजेस जो एंजाइम्स हैं वो कैसे काम करते हैं? देखिए, हमने मान लिया ये कोई सबस्ट्रेट है, इसके पास प्रोटॉन है या इलेक्ट्रॉन, ठीक है। प्रोटॉन पॉजिटिव से दिखा देंगे, इलेक्ट्रॉन को निगेटिव से दिखा देंगे। और दूसरा आपका मॉलिक्यूल है, उसको हम बोल रहे हैं दैट इज नोन एज, आप बोलोगे ये आपका क्या है, एस डैश, ठीक है। तो ये आपका रिड्यूस फॉर्म में है तो आर से लिख देंगे, और एस डैश जो है ये ऑक्सीडाइज फॉर्म में है तो ऑक्सी लिख देंगे ये आपका, ठीक है। अब अगर एंजाइम लगेंगे ऑक्सीडेजेस या डिहाइड्रोजिनेजेस एंजाइम, तो ये क्या करेंगे, ये कर देंगे क्या, जो ऑक्सीडाइज है उसको रिड्यूस कर देंगे, जो रिड्यूस है उसको ऑक्सीडाइज कर देंगे। तो आप बोलोगे जो आपका एस जो था, रिड्यूस जो था, उसको ये क्या कर देंगे, तो आप बोलोगे ये कर देंगे उसको ऑक्सीडाइज। क्या कर देंगे, ऑक्सीडाइज कर देंगे। जबकि जो आपका एच डैश था जो कि ऑक्सीडाइज था, वो क्या हो जाएगा, आपका रिड्यूस फॉर्म में आ जाएगा। तो इन्होंने देखिए कितनी होशियारी से क्या किया, चेंज करवा दिया, ऑक्सीडेशन रिडक्शन करवा दिया, तभी इसको बोलते हैं ऑक्सीडो रिडक्टेज या डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। समझ में आई बात? बच्चों चलिए दूसरा एंजाइम का क्लासिफिकेशन देखते हैं। दूसरी जो क्लास है वो कौन सी, ट्रांसफरेजेस। ट्रांसफरेजेस की जब बात करोगे आप, ट्रांसफरेजेस में आप बोलोगे ट्रांसफर ऑफ अ ग्रुप। तो किसी ग्रुप का ट्रांसफर होता है इसमें, ट्रांसफर ऑफ अ ग्रुप, ठीक है। तो देखिए हमने मान लिया कोई एस मॉलिक्यूल है और इसके साथ में कोई ग्रुप लगा हुआ है ऐसे, तो यहाँ पर हम जी जोड़ दिए हमने, ठीक है। अब दूसरा देखिए, एक आपका है उसको हम बोल रहे हैं एच डैश ये, और एंजाइम हमने लगा दिया ट्रांसफरेजेस, लगा दिया एंजाइम। ट्रांसफरेजेस एंजाइम क्या करेगा, ग्रुप को ट्रांसफर करवा देगा। इसका मतलब क्या हुआ, एस वाले को छोड़ के क्या करेगा, जो एच डैश है उसके साथ में ग्रुप को अटैच करवा देगा, ठीक है। तो ये काम किसका होगा, ट्रांसफरेजेस का काम, ठीक है। समझ में आ रहा है? दूसरा क्लास हो गया। अब तीसरे क्लास की बात करेंगे। तीसरा क्लास जो है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोलेजेस। हाइड्रोलेजेस
हाइड्रोलिसिस की बात करोगे तो ये क्या करेंगे, ऐसे एंजाइम्स हैं, आप लिख लोगे एंजाइम्स कैटालाइजिंग एंजाइम कैटालाइजिंग हाइड्रोलिसिस ऑफ इसका, आप बोलोगे ईस्टर ईथर, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर ईथर पेप्टाइड एंड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है ना, कार्बन सी हैलाइड, या आप बोल सकते हो पी एन बॉन्ड्स, फॉस्फेट नाइट्रोजन बॉन्ड। इतने बॉन्ड्स को ये हाइड्रोलिसिस करते हैं वाटर के प्रेजेंस में, ठीक है, तो ये हाइड्रोलेजेस हो जाएंगे, जैसे डाइजेस्टिव एंजाइम सारे होते हैं वो हाइड्रोलेजेस होते हैं। चौथे नंबर पे आते हैं, चौथे नंबर पे जो हमारा क्लास है वो है लाइएजेस। लाइजेस बात करते हैं, तो लाइजेस तो मैंने बोला कोई एक्स और वाई दो ग्रुप हैं, एक्स जुड़ा हुआ है ये सी से ऐसे और ये सी से ये, ठीक है, कार्बन कार्बन। अब अगर लाइजेस लग जाएंगे, मान लिया हमने ये लाइजेस एंजाइम लग गए हैं, तो लाइजेस एंजाइम करेंगे क्या, तो आप बोलोगे कार्बन कार्बन को ये छोड़ देंगे, अलग कर देंगे, ठीक है। तो मैंने बोला लाइजेस एंजाइम क्या करेंगे, जो ये मैंने बनाया, एक देखिए यहाँ पर ग्रुप क्या है आपका, एक्स ग्रुप है और एक वाई ग्रुप, दो ग्रुप में कार्बन कार्बन ये अलग कर देगा, प्लस दूसरा ये क्या बना लेगा, ये जो ग्रुप है ये आपस के एक पास में आ जाते हैं और इनको हम बोल देंगे एक्स वाई, ठीक है, क्या बना लेते हैं, एक्स वाई ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है। तो ये काम किसका हो गया बेटा, आप बोलोगे दैट इज द लाइजेस का काम, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका लाइजेस का स्ट्रक्चर जो काम था वो हमने बात कर। इसके बाद आता है आइसोमरेजेस। आइसोमरेजेस आपको पता है, आइसोमर का मतलब क्या होता है, आइसोमर बनाने वाले एंजाइम्स, उनको आइसोमरेजेस बोलते हैं। इसके बाद में आता है लाइगेजेस। लाइजेस था, ये लाइगेजेस। लाइगेजेस जो होते हैं वो ऐसे एंजाइम हैं जो जोड़ने का काम करते हैं डीएनए के मॉलिक्यूल्स को। तो यहां हम लिख लेंगे एंजाइम्स आर डिवाइडेड enzymes are divided into six classes, each with 4 to 13 sub classes and named according to by a 4-digit number. The enzymes are divided into 6 classes, each with 4 to 13 subclasses and named according to 4-digit number. ये स्टेटमेंट मैंने लिखा है अलग से, लाइगेजेस के बारे में नहीं लिखा है। ये 6 क्लासेस हैं कि नहीं, एंजाइम्स आर डिवाइडेड इनटू 6 क्लासेस, 6 क्लास मैंने बताया आपको, each with the 4 to 13 subclasses and name according to a 4-digit number. तो 4-digit नंबर के अकॉर्डिंग ही इसका जो है क्या क्लासिफिकेशन किया गया। अब जैसे देखो 4-digit नंबर की जब बात करोगे आप, तो इसमें देखते हैं 4-digit नंबर का मतलब क्या, जैसे हमने एक एग्जांपल ले लिया हेक्सोकाइनेज, एक नंबर हमने ले लिया हेक्सोकाइनेज।
हेक्सोकाइनेज में आप बोलोगे क्लास, पहला एक क्लास है, ठीक है। फिर दूसरा आप बोलोगे सब क्लास है, फिर आप तीसरा बोलोगे सब क्लास के बाद में सब सब क्लास, फिर आप बोलोगे चौथा क्या है आपका रिएक्शन, या आप बोलोगे एंजाइम, रिएक्शन या एंजाइम। अब क्लास में देखिए, क्लास में कितनी क्लास होंगी, 2 क्लास होंगी। सब क्लास इसकी कितनी है 7, आप बोलोगे सब सब क्लास कितनी है 1, और रिएक्शन या वो आप बोलोगे 1 है। तो ये हम लिख सकते हैं इसको 27-11 हेक्सोकाइनेज को क्लासिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये क्लासिफिकेशन हो गया आपका एंजाइम्स का। 6 क्लासेस हैं अलग अलग तरीके की, वो मैंने सारी आपको डिस्कस कर ली। अब हम बात करते हैं इसके बाद में फैक्टर्स। फैक्टर्स जो हैं वो कौन कौन से हैं जो अफेक्ट करते हैं इसकी एक्टिविटी। तो पहला आप देखोगे, आप बोलोगे टेम्परेचर। टेम्परेचर, टेम्परेचर की बात करते हैं। टेम्परेचर में आप देखिए, मैंने बताया था टेम्परेचर का मतलब क्या है। अगर यहाँ पर हम देखें डीनेचरेशन, डीनेचरेशन, तो डीनेचरेशन की बात करोगे आप, उसके बाद आप बोलोगे यहाँ पर ऑप्टिमम पीएच, ऑप्टिमम पीएच, और फिर आप बात करोगे इसकी इनएक्टिव। चलिए देखते हैं इसका मतलब क्या हुआ। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, प्रोटीन में एंजाइम में टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो प्रोटीन का एंजाइम का क्या हो जाएगा डीनेचरेशन हो जाएगा, ठीक है। एंजाइम क्या हो जाएगा डीनेचर्ड हो जाएगा। ऑप्टिमम पे ये सबसे ज्यादा मोस्ट एक्टिव होगा, सबसे ज्यादा काम करेगा ऑप्टिमम टेम्परेचर, तो आप लिख लोगे मोस्ट एक्टिव है, ठीक है। इनएक्टिव की जब बात करोगे आप, तो इनएक्टिव का मतलब क्या होगा यहाँ पर, तो इनएक्टिव के टाइम पे आप बोलोगे यहाँ पर इनएक्टिव के टाइम पे ये क्या हो जाएगा, कब हो जाएगा, जब टेम्परेचर क्या हो जाएगा बहुत कम हो जाएगा, टेम्परेचर डाउन कर देंगे तो वो इनएक्टिव हो जाएगा। अब आपसे अगर कोई पूछे कि क्या हम डीनेचर करके, मतलब टेम्परेचर बढ़ा के, ऑप्टिमम से टेम्परेचर बढ़ा के हम, क्या ये तो डीनेचर हो गया एंजाइम, क्या इसको दोबारा इसकी एक्टिविटी को गेन कर सकते हैं, नहीं। लेकिन अगर आप बोलोगे ऑप्टिमम से हम टेम्परेचर कम कर दिए तो एंजाइम तो इनएक्टिव हो गया, एंजाइम तो इनएक्टिव हो गया, ठीक है। यहाँ पर एंजाइम डीनेचर्ड हो गया। तो यहाँ तो पॉसिबिलिटी नहीं रिवर्सिबिलिटी की, लेकिन यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पर हम एंजाइम को लेके जाते हैं तो वो इनएक्टिव हो जाएगा, और अगर फिर से हम टेम्परेचर को स्लाइटली बढ़ाते हैं तो फिर से क्या हो जाएगा एक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पर रिवर्सिबिलिटी पॉसिबल है। इसका ग्राफ इस तरीके से एनसीईआरटी बनाती है, एक तरफ ये दिखा रही है एक्टिविटी, एक्टिविटी, और दूसरी तरफ दिखा रही है टेम्परेचर, ठीक है। और इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, ऐसे बेल शेप का। तो आप बोल रहे हो यहाँ पर देखिए ये मैक्सिमम ऑप्टिमम टेम्परेचर, तो इस ऑप्टिमम टेम्परेचर पे ये मैक्सिमम एक्टिविटी एंजाइम शो करता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर शो कर रहा है ये आपका है। तो ये वाला ऑप्टिमम आपका क्या होगा टेम्परेचर हो गया, और ये मैक्सिमम एक्टिविटी हो गई है। अगर इससे नीचे आते हैं, मान लो एक्टिविटी यहाँ पर देखो कम होती चली जाएगी कि नहीं। ऑप्टिमम अगर टेम्परेचर यहाँ हमने 2 डिग्री रख लिया, 10 डिग्री रख लिया मान लो, है ना, तो 10 डिग्री पे इतना हो जाएगा, 20 पे आपका इतना हो जाएगा, ठीक है। ऑप्टिमम मान लिया मैंने 37 डिग्री सेल्सियस, तो ये मैक्सिमम। अब उससे ज्यादा भी एंजाइम का एक्टिव अगर हम बढ़ा देंगे आसपास का एनवायरनमेंट, तब भी एंजाइम काम नहीं करेगा। तो एंजाइम ऑप्टिमम टेम्परेचर पर मोर इफिशिएंटली काम करते हैं और बेल शेप का ग्राफ बनाते हैं। समझ में आ गया सभी को? यस सर। दूसरा इसके बाद में एक रूल है यहाँ पर, वो रूल हम डिस्कस करने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। अजर्नल, मैं नाम लिखे दे रहा हूं, अजर्नल रूल ऑफ थंब।
जनरल रूल ऑफ थंब, क्या रूल है देखिए, इसमें बोलता है, इस रूल में क्या बोला गया, सीधे एनसीईआरटी बोलती है कि रेट डबल्स और decreases by half for every 10 degree Celsius change in the either direction, ठीक है, in the either direction. Thus value of Q10 को हम बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट for enzymatic activity is 2. अब इस रूल को हम समझते हैं। हमने मान लिया कि कोई एंजाइम है 9 डिग्री सेल्सियस पे कितना काम कर रहा है, तो वो 10% एक्टिविटी को शो कर रहा है एंजाइम, 10% एक्टिव। लेकिन हमने अगर 9 में प्लस 10 डिग्री बढ़ा दिया टेम्परेचर, तो वो 10 डिग्री सेल्सियस होगा। अब इसकी एक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा, तो आप बोलोगे एक्टिविटी जस्ट डबल हो जाती है, तो 20% एक्टिविटी हुई। अगर हम 10% फिर बढ़ा देते हैं, मान लेते हैं 20 डिग्री सेल्सियस, तो 20 डिग्री सेल्सियस जस्ट डबल किया, तो यहाँ पर भी डबल हो जाएगा, तो आप बोलोगे 40 डिग्री सेल्सियस। अगर हम 20 से कितना कर दें, 40 के आसपास, ये 10 बढ़ा रहे हैं ना, सॉरी 29 के आसपास अगर हम कर दें 9 डिग्री सेल्सियस या 10%, और ये 19, तो ये 20% हो गया। फिर यहाँ पर अगर हमने 10 डिग्री बढ़ाया तो 29 हो गया, ठीक है। तो 10%, 20%, तो ये कितना हो जाएगा आपका 40%। अब अगर हम 39 डिग्री सेल्सियस कर दें, तो 39 डिग्री सेल्सियस पे कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे ये 80% काम करने लगेगा एंजाइम, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, अगर हम 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा रहे हैं, तो उसकी एक्टिविटी क्या हो रही है, डबल हो रही है एक डायरेक्शन में। वहीं दूसरी डायरेक्शन में अगर हम जाएंगे, हमने मान लो ये 39 है, हमने मान लो 10 डिग्री सेल्सियस कम कर दिया, तो कम कर रहे हैं तो देखो एक्टिविटी आधी रह जा रही है कि नहीं आ रही है। 10 डिग्री कम कर दिया, एक्टिविटी 40 से 20% बची। 10 डिग्री कम कर दिया तो 20 से 10% बची। समझ में आया सभी को ये? यस सर। तो इसी को हम बोलते हैं जनरल रूल ऑफ थंब, ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद में आपका आता है पीएच वैल्यू, फटाफट हम कंप्लीट कर रहे हैं। पीएच वैल्यू, फैक्टर्स में पीएच वैल्यू बिल्कुल सेम आपका वही डायग्राफ बनेगा जो पीछे बनाया था मैं टेम्परेचर के लिए। यहाँ पर आप बोलोगे ये भी बेल शेप का होगा, एक पे एक्टिविटी दिखा रहे हैं और दूसरे पे हम पीएच दिखा रहे हैं। तो एक ऑप्टिमम पीएच पे कोई भी एंजाइम सबसे ज्यादा काम करता है। पीएच अगर ज्यादा एसिडिक होगा तब भी वो काम नहीं करेगा, और बहुत अगर ज्यादा जो है आपका बेसिक नेचर का होगा तब भी काम नहीं करेगा। तो हर एक पीएच, हर एक एंजाइम का अपना एक ऑप्टिमम पीएच होता है जिसपे वो मोस्ट फंक्शनल होता है। ऑप्टिमम पीएच, यहाँ पर क्या है, मोस्ट या मैक्सिमम फंक्शन। सर आप पीछे वाला टॉपिक एक बार दोबारा बता दोगे, वो नेटवर्क इशू थी। ठीक है, मैंने बोला कि अगर हम कोई एंजाइम लेते हैं और उसमें अगर कोई रिएक्शन हो रही है 9 डिग्री पे, तो अगर 10 डिग्री हम बढ़ाते चले जाएंगे, प्लस 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करते चले जाएंगे, तो उसकी एक्टिविटी जो है एंजाइम की वो क्या हो जा रही है, डबल होती चली जा रही है। देखो 9 था तो 10 थी, 19 हुआ तो 20%, और जो है आपका 29 हुआ तो आप बोलोगे 40%, 39 हुआ तो 80%। अब अगर हम टेम्परेचर 10 डिग्री कम करते चले जाएंगे, रेड पेन से दिखा रहे हैं, तो उसकी एक्टिविटी आधी होती चली जाएगी, ठीक है। क्लियर है? यस।
तो ये हो गया आपका। अब पीएच में मैंने बता दिया, ऑप्टिमम पीएच वाला खेल है, ठीक है, मोस्ट एक्टिव इस जगह पे होगा। एनसीईआरटी तीसरा बताती है, ये भी हम खत्म करते हैं फटाफट। एनसीईआरटी क्या बोलती है? सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन भी रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है, ठीक है। तो इसमें एनसीईआरटी आपके क्या लिखती है, मैं थोड़ा रिकैप करा रहा हूं। चलो 3 मिनट है अभी हमारे पास। आप बोलोगे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन में हमें क्या देखने को मिलेगा, तो आप बोलोगे विद इन इंक्रीज, यहां पर हम बात करेंगे अगर विद इन इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, अगर सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन हम इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है, तो जो वेलोसिटी होगी, जो वेलोसिटी होगी या रेट ऑफ रिएक्शन, वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ? रेट ऑफ रिएक्शन। तो विद इन द इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, जो वेलोसिटी होगी, रेट ऑफ रिएक्शन होगा, है ना, उसकी बात कर रहे हैं। वो आप बोलोगे एंजाइमेटिक रिएक्शन का क्या होगा? राइज एट फर्स्ट, पहले तो, लेकिन एक टाइम पे जब सारी सेचुरेट हो जाएंगी एक्टिव साइट, तब थोड़े बढ़ेगा, तब तो एक मैक्सिमम अटेन कर लेगा। तो आप बोलोगे द रिएक्शन अल्टीमेटली रीचेस अ मैक्सिमम वेलोसिटी। तो मैक्सिमम वेलोसिटी पे पहुंच गया, जिसको हम बोल रहे हैं वी मैक्स, यहां पर पहुंच गया, विच इज not exceeded by any further, एनसीईआरटी का लाइन है पूरा, any further rise in the concentration of substrate। यानी कि अगर एक बार Vmax अटेन कर लिया मैक्सिमम एंजाइमेटिक रिएक्शन ने, तो अब चाहे जितना आप सबस्ट्रेट डालो वो और उससे ज्यादा बढ़ेगा नहीं। क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि सारी जो एक्टिव साइट थी वो सारी सेचुरेट हो गई, ठीक है। तो आप बोलोगे बिकॉज नो फ्री एंजाइम मॉलिक्यूल, कोई एंजाइम का मॉलिक्यूल फ्री ही नहीं है कि सबस्ट्रेट बाइंड करके और रिएक्शन को बढ़ा दे। तो ये चीज हो गया आपका सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन भी अफेक्ट है। इसका एक आप बना हुआ वो जरूर देख के जाइएगा। यहाँ पर बोलता है वो कुछ इस तरीके से, ऐसे यहाँ पर, तो ये आता है आपका यहाँ ये, तो आप बोलोगे ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका Km वैल्यू है सबस्ट्रेट का वो कंसंट्रेशन। Km वैल्यू क्या कहलाता है? सबस्ट्रेट का वो कंसंट्रेशन एट विच Vmax अटेन हाफ, यानी कि Km वैल्यू वो वैल्यू है जहां पर मैक्सिमम जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसका हाफ अटेन कर लेता है। तो ये Vmax हो गया और ये आपका पानी। बात समझ में? इस पे हम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन दिखाएंगे और इस पे हम वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन दिखाएंगे, वेलोसिटी, ठीक है। समझ में आ गया सभी को? क्लियर है? यस तो सर। इस तरीके से ये एंजाइम वाला सर ये चैप्टर ग्राफ कंप्लीट दोबारा होता है। बता दीजिए सर, बेटा आपकी वॉइस मैंने बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है। कोई बात नहीं, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, नेटवर्क का इश्यूज हो सकता है आपकी तरफ से भी। मैंने बोला कि ये ग्राफ मैंने बनाया, मैंने बोला कि केम वैल्यू वो वैल्यू होती है जहां पर वी मैक्स का हाफ अटेन किया जाता है, ठीक है। और वी मैक्स क्या है? मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ एंजाइम या रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। जितना मैक्सिमम तेजी से आपका एंजाइमेटिक रिएक्शन काम कर सकती है, एंजाइम को कर सकता है, वो मैक्सिमम क्या है, उसको वी मैक्सिमम बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। और चलो सर नॉन तो आज के कॉम्पिटिटिव, इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल में कॉमन डिफरेंस बता दीजिए। बेटा इरिवर्सिबल जो है वो रिवर्स नहीं होगा, एक बार अगर जुड़ गया उससे इनहिबिटर तो वो फिर नहीं हटना। लेकिन रिवर्सिबल वाले में इनहिबिटर लगता है, हट भी जाता है, ठीक है। ओके सर। सर और एक और डाउट है, प्लीज बता दीजिए। हाँ बताओ बेटा। सर एक
अब अगली क्लास से हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, ठीक है। अगला टॉपिक जो हमारा क्वेश्चन का रिवीजन का होगा वो होगा एनिमल किंगडम, ठीक है। आप लोग पढ़ के रखना उसको, एनिमल किंगडम वो हम लोग डिस्कस करेंगे पूरा, उसके क्वेश्चंस जितने हो पाएंगे क्लास में उतने करवा दूंगा, ठीक है। ओके और सर इसका लास्ट पार्ट भी तो है कोफैक्टर वाला। वो तो करवा दिया मैंने, फिर से बताना है क्या? अगले दिन कल बता देंगे, ठीक है। अगली बार अभी सर वेट कर रहे होंगे ना, आपका टाइम हो गया। सर मेरा बस यही है सर, कॉन्स्टिपेशन में सर रेक्टम आता है या फिर कोलोन आता है? कॉन्स्टिपेशन में रेक्टम आता है कि कोलन आता है, मतलब समझे नहीं आपका। सर कॉन्स्टिपेशन है तो सर इन कॉन्स्टिपेशन द फीसेस आर रिटेन विद इन द कोलम या फिर सर रेक्टम आएगा? सर ये क्वेश्चन था एक, उसलिए। अच्छा अच्छा, क्वेश्चन मैं पूछ रहा था कॉन्स्टिपेशन में किस जो है किसका फीसेस का रिटेंशन कहाँ पर हो रहा है? यस सर। एक मिनट। ये तो पूरा एनसीईआरटी का लाइन है बेटा ये, ठीक है। एनसीईआरटी का पूरा लाइन है, देख लेना, शायद उसमें आंसर जो है आपका। सर रेक्टम लिखा है पर जब मैंने आंसर करा था तो वो बोल रहे थे वहां पर कोलोन आएगा। रेक्टम लिखा हुआ है। सर यस, बायो की बुक में तो सर रेक्टम ही लिखा हुआ है। कॉन्स्टिपेशन में यस सर। क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से पूछा गया होगा, नहीं तो होना तो मेरे हिसाब से भी कोलन ही चाहिए आंसर तो सर मैं उसका आपको होगा। भेज दूंगी। ठीक है, मुझे क्वेश्चन भेज देना, ठीक है, मैं बता दूंगा व्हाट्सएप पे, ठीक है। ओके। चलो ठीक है, बाकी फिजिक्स का क्लास करो तब तक, ठीक है, बाय।